गल्प की शुरुआत 1968 साल से होती है, जहां पॉल अपनी गर्लफ्रेंड आयरिस को एक बहुत ऊंचे रेस्टोरेंट स्काईव्यू बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में ले जा रहा है। आयरिस इस सरप्राइज से बहुत खुश थी क्योंकि यह टावर उस समय की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी और उससे भी अजीब बात यह थी कि यह टावर अपने निर्धारित समय से 6 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया था। अब उनके दोनों के अलावा और सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हो गए थे ताकि वे ऊपर जाकर उस व्यू का मजा ले सकें। लेकिन जैसे ही वे लिफ्ट में ऊपर जाना शुरू करते हैं तो आयरिस को धीरे धीरे डर लगने लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ऊपर पहुंचकर वे देखते हैं कि यहाँ पहले से ही बहुत से लोग नाच गाना गाकर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। आज इस विशाल समारोह को देखने के लिए बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। हालांकि पॉल को पता चलता है कि लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण उन्हें आज टेबल नहीं मिलेगी, इसलिए उन्हें फिर से नीचे लौटने से बचाने के लिए वे गेस्ट होने का नाटक करते हैं और बाकियों के साथ पार्टी एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच आयरिस, जहां किनारे पर खड़ी बिल्डिंग की ऊंचाई देख रही थी, अचानक उसका मन खराब होने लगता है और वह तेजी से वॉशरूम की तरफ दौड़ जाती है। इधर पार्टी में ऐसी कुछ घटनाएं होने लगती हैं जिनके कारण बहुत जल्द यहाँ एक बड़ी दुर्घटना होने वाली है। एक शैंपेन की बोतल लगकर एक तेज धार वाली चीज पेड़ के ऊपर जाकर लगती है और उस फ्लोर का हिस्सा फट जाता है। हालांकि सब नाचने में व्यस्त होने के कारण उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाता। दूसरी तरफ आयरिस बाथरूम की तरफ जाते हुए एक बच्चे को देखती है जो अकेला बैठा था। उसकी माँ आयरिस को देखकर समझ जाती है कि उसकी हालत खराब है क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। हालांकि आयरिस को पहले से पता था और वह आज पॉल को इस बारे में बताने का फैसला करती है, लेकिन उसे डर भी है कि पॉल उसके प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर उसे ठुकरा देगा। अब सैडिक पॉल खुद उसे प्रपोज कर देता है। अब जब आयरिस उसे अपना प्रेग्नेंट होने का सच बताती है तो पॉल उल्टा और ज्यादा खुश हो जाता है और वे आखिरकार खुश हैं कि वे फिर से एक हो जाएंगे। तभी पीछे एक बच्चा जो लगातार कुछ सिक्के नीचे फेंक रहा था, एक गार्ड उसे रोकता है ताकि वह ऐसा न करे। नीचे सिक्के फेंकने से किसी को चोट लग सकती है, लेकिन गार्ड के वापस जाने के बाद भी बच्चा सिक्के नीचे फेंकना जारी रखता है। इसी बीच एक सिक्का हवा में उड़कर बिल्डिंग के लिफ्ट के मशीन में जाकर अटक जाता है। अंदर आयरिस और पॉल एक दूसरे के साथ बहुत आनंद में थे। वे अपनी जिंदगी को नया शुरू करने वाले थे। ठीक उसी समय उस सिक्के के अटक जाने के कारण बिल्डिंग के कुछ स्क्रू एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। फिर एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। पहले एक गैस लीक होती है, फिर डांस फ्लोर जो खास तौर पर बनाया गया था वह अचानक टूट जाता है, जिसके कारण बहुत से लोग तुरंत नीचे गिर जाते हैं। आयरिस देखती है कि पॉल लटक गया है। वह उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी नीचे गिर जाती है। यहाँ तक कि चारों तरफ भाग दौड़ शुरू हो चुकी है। सब अपनी जान बचाने के लिए नीचे जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन पहले जो गैस लीक हुई थी उसके कारण चारों तरफ आग लग जाती है, जिसमें और भी बहुत से लोग मर जाते हैं। दूसरी तरफ बचे हुए लोग बिल्डिंग के दूसरी तरफ दौड़ने लगते हैं। जब कुछ लोग सीढ़ियों से नीचे उतरना चाह रहे थे तो वह भी टूट जाती है, यानी अब नीचे जाने का एकमात्र रास्ता सिर्फ लिफ्ट ही बचा है। लेकिन यहाँ भीड़ ज्यादा होने के कारण आयरिस लिफ्ट के अंदर घुस नहीं पाती। इधर लिफ्ट में बहुत से लोग भर जाते हैं, जिसके कारण लिफ्ट नीचे गिर जाती है और उसमें मौजूद सबकी भयानक मौत हो जाती है। अब आयरिस घबराकर इधर उधर दौड़ रही थी। इस तबाह होते बिल्डिंग के बीच वह भी नीचे नहीं जा पा रही थी और इतनी ऊंचाई से कोई नीचे गिरे तो बचने का कोई मौका नहीं होता। यहाँ तक कि बिल्डिंग का एक हिस्सा टूट चुका था और वहाँ से बाकी सब नीचे गिर जाते हैं, यानी अब सिर्फ आयरिस बची है। और तभी उसे बचने की आवाज सुनाई देती है। यह असल में वही बच्चा था जिसे उसने शुरुआत में देखा था, इसलिए आयरिस अब खुद के साथ उसे भी बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन वह भी नीचे गिरने लगता है। वह काफी देर तक एक हाथ से लटक कर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार उसकी उंगलियां भी फिसल जाती हैं और वे दोनों नीचे गिर जाते हैं और आखिर में सब मर जाते हैं। तभी रिवील होता है कि यह सब कुछ स्टेफन नाम की एक लड़की सपना देख रही थी, जो अब अपने कॉलेज के क्लास में मौजूद है। स्टेफन आयरिस का सपना पिछले 2 महीने से देख रही है और वह आज भी इस बारे में अपने दोस्त को बताती है। असल में वह आयरिस की नातिन थी, लेकिन उसका ख्याल यह था कि क्यों बार बार उसकी दादी का ऐसा दुर्घटना वाला सपना वह देख रही है जो वास्तव में कभी हुआ ही नहीं। इसीलिए अब उसे फिर से घर लौटकर इस सपने का कारण जानना होगा। स्टेफन अगले दिन घर जाकर अपने पिता मार्टिन से मिलती है क्योंकि उसे आयरिस के बारे में जानना है कि वह अब कहाँ है, क्योंकि आयरिस पिछले कई दशकों से उनसे दूर रही थी। इसलिए स्टेफनी अपनी माँ की चीजों के बीच आयरिस का पता ढूंढने लगती है। तभी ऊपर से स्टेफन का भाई चार्ली आ जाता है, जो स्टेफनी को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि स्टेफन कॉलेज जाने के बाद अपने भाई को ज्यादा फोन नहीं करती और वह अकेला हो गया है। यहाँ अब चार्ली अपने कजिन्स से मिलने उनके घर जा रहा था, इसलिए स्टेफनी भी उसके साथ जाने लगती है ताकि वहाँ से उसे अपनी दादी आयरिस का पता मिल सके। रास्ते में स्टेफन अपनी भाई को अपने सपने के बारे में बता देती है कि कैसे पिछले 2 महीने से उसकी दादी का वही सपना वह बार बार
बाहर देख रही है जहाँ ऊंची बिल्डिंग में मौजूद सब लोग मर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनकी दादी तो अभी भी जिंदा है, तो वह सपना बार बार क्यों आ रहा है? इस कारण जानने के लिए ही स्टेफन अपनी दादी आयरिस से मिलना चाहती है। दोनों जल्द ही अपनी चाची के घर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें अपने कजिन एरिक और बॉबी से मिलना होता है। इसके अलावा उनकी जूलिया नाम की एक बहन भी थी। अब स्टेफनी सीधे अपनी चाची ब्रेंडा और चाचा हॉवर्ड से मिलकर आयरिस का पता पूछने लगती है, लेकिन उसके चाचा हॉवर्ड अब आयरिस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वह गुस्सा होकर कहता है कि कैसे उनके पिता पॉल की मौत के बाद वह पागलों की तरह बातें करने लगी थी। वह सिर्फ एक ही बात बार बार कहती थी कि कैसे जो लोग उस स्काई टावर की दुर्घटना से बचे थे वे अब एक एक करके सब मर जाएंगे। आयरिस के 2 बच्चे थे, जिनमें हॉवर्ड खुद और स्टेफनी की माँ डार्लिन। आयरिस को ऐसा व्यवहार करते देख पुलिस हॉवर्ड और डार्लिन को आयरिस से दूर कर देती है और स्टेफनी कहती है कि उसकी दादी ने जरूर कुछ ऐसा कहना चाहा था जिसे कोई कभी समझ नहीं पाया, और अब वह अपनी दादी आयरिस से मिलकर सब कुछ जानना चाहती है। हालांकि चाचा हॉवर्ड उसे अब कुछ नहीं बताता, लेकिन स्टेफन अपने चाचा से पूछने पर वह जान ही जाती है कि उसकी दादी का मौजूदा पता क्या है। इधर अपनी चीजों से वह अपनी दादी और दादा पॉल की पुरानी तस्वीरें भी पा लेती है। यानी यह सब कुछ 50 साल पहले उस टावर की दुर्घटना से शुरू हुआ था, जो स्टेफन के सपने में भी दिखता है, लेकिन वास्तव में इस टाइमलाइन में वह घटना कभी हुई ही नहीं। अब स्टेफनी काफी लंबी ड्राइव करने के बाद आखिरकार अपनी दादी आयरिस के घर पहुंच जाती है। उसका घर दूर जंगल के बीच बनाया गया था और घर के चारों तरफ बहुत सिक्योरिटी थी। अब गाड़ी से उतरकर स्टेफनी इंटरकॉम में बात करती है। वह अपनी दादी को विश्वास दिलाती है कि वह उसकी नातिन है और स्टेफन आयरिस की बेटी डार्लिन की बेटी है, इसलिए वह उसे अंदर आने दे। अब आयरिस पहले स्टेफन का फोन और गाड़ी की चाबी सब कुछ बाहर एक बॉक्स में रखने को कहती है। वह कोई तेज धार वाली चीज अंदर नहीं ला सकती। उसके बाद गेट खुल जाता है और स्टेफनी डरते डरते अंदर आकर देखती है कि आयरिस अब बूढ़ी हो चुकी है। आयरिस स्टेफनी को देखकर खुश होती है, लेकिन वह उसके पास नहीं जाती। स्टेफनी यह भी ध्यान देती है कि आयरिस हमेशा डर में रहती है, जैसे किसी दुर्घटना का खतरा हो। अब स्टेफन अपनी माँ डार्लिन के बारे में पूछने पर स्टेफन प्रकट करती है कि कैसे पिछले 2 महीने से उसे वही सपना आ रहा है जहाँ वे सब उस टावर में मर जाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अब यह सुनकर बताती है कि वह सब कुछ वास्तव में हुआ था। उस दिन जब वह पॉल के साथ स्काई टावर गई थी तो ऐसा सचमुच हुआ था, लेकिन वह सारी दृश्य उसने पहले ही देख लिए थे। जब छत पर पॉल उसे प्रपोज कर रहा था तो आयरिस जल्दी से सब घटनाएं बदल देती हैं, क्योंकि वह भविष्य के बारे में पहले ही जान गई थी, और उस बच्चे से वह सिक्का छीन लेती है और वह आग बुझा देती है और फ्लोर में जो दरार पड़ी थी उसके बारे में सबको बता देती है ताकि पूरी घटना बदल जाए। इसलिए उस दिन उस टावर में जितने लोग मरने वाले थे, आयरिस भविष्य देखने के कारण उनकी सबकी जान बचा लेती है। उसके बाद उस टावर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन समय के साथ आयरिस ध्यान देने लगती है कि जिन लोगों की जान उसने टावर में मरने से बचाई थी वे बाद में दूसरी घटनाओं में मरने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे असल में उनकी टावर में ही मरने वाली थी, लेकिन आयरिस ने उस घटना को बदलकर उनकी सबकी जान बचा ली। अब मौत नहीं चाहती कि वे सब जिंदा रहें। अब स्टेफन हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ आयरिस बताने लगती है कि बाद में मरने वाले लोग उसी हिसाब से मरते हैं जिस हिसाब से वे टावर में मरने वाले थे, और चूंकि आखिर में आयरिस खुद बची थी इसलिए वह किसी तरह अब तक खुद को बचा रखी है। लेकिन अब 2 महीने पहले उसे कैंसर हो गया है, यानी वह ज्यादा दिन नहीं बचेगी। और ठीक उसी समय से स्टेफन को भी उसका सपना आने लगा। यानी आयरिस के अनुसार उन्हें पूरी फैमिली को बचाना होगा, क्योंकि अगर आयरिस मर गई तो मौत एक एक करके उसके परिवार के सदस्यों को मारना शुरू कर देगी। मौत उनके सबके पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि उनका तो कभी जन्म होना ही नहीं था। अब आयरिस अपने इतने सालों के इस सब पर रिसर्च स्टेफनी को देती है ताकि वह सब कुछ समझ सके, वे तरीके जिनकी वजह से वह अब तक मौत से बच पाई है, और इसी कारण वह सेफ हाउस से बाहर नहीं निकलती, और स्टेफन इसी की मदद से अपनी फैमिली को बचा सकेगी। इसी बीच एक मैग्नीफाइंग ग्लास हिल जाता है और उससे एक पेड़ की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन आयरिस उसे देख लेती है। हालांकि अब स्टेफन को अपनी दादी की बात पर विश्वास नहीं होता। उसकी इस बात के कारण बाकी परिवार आयरिस को पागल मानता था, इसलिए वह अब डायरी न लेकर वापस जाने लगती है। दूसरी तरफ आयरिस बाहर जाने के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि उसका ख्याल था कि वह किसी न किसी तरीके से मरेगी। वैसे भी मौत इतने सालों से उसके पीछे लगी है, लेकिन अब तो वह कैंसर की वजह से वैसे भी मरने वाली है। इसीलिए स्टेफनी को विश्वास दिलाने के लिए कि वह सच बोल रही है और वह अपनी पूरी फैमिली को बचा ले, इसलिए आयरिस अब उसे वह डायरी बाहर आकर देने लगती है। तब वह कहती है कि अब आगे जो होने वाला है उसमें स्टेफनी को उसकी हर बात पर विश्वास हो जाएगा। वह उसे दूर हटने को कहती है और तभी पीछे से एक पंखा टूटकर सीधा आयरिस के सिर में घुस जाता है और वह वहीं मर जाती है। उसने सब कुछ पहले से अनुमान लगा लिया था और ठीक वैसा ही
हुआ। अब अगले दिन पूरी फैमिली आयरिस के फ्यूनरल में इकट्ठा होती है। यहाँ स्टेफन अपने पिता और चाचा हॉवर्ड को सब बताती है कि कैसे आयरिस मरने से पहले उसे सब बता गई थी कि उसकी मौत के साथ ही मौत उनकी पूरी फैमिली की तरफ आएगी, इसलिए वे सब सतर्क हो जाएं। हालांकि अब उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता और तभी वहाँ स्टेफन की माँ डार्लिन भी आ पहुँचती है, जो उनकी छोटी उम्र छोड़कर चली गई थी। इसलिए स्टेफन गुस्सा होकर उससे दूर चली जाती है और जब उसका भाई चार्ली उसे समझाने की कोशिश करता है कि उनकी माँ से बात करनी चाहिए तो स्टेफन मानती नहीं, क्योंकि उनकी माँ ने छोटी उम्र में उनके पिता का सहारा छोड़कर चली गई थी और अब वह उसे एक और मौका नहीं दे सकती। अगले दिन हॉवर्ड अपनी पूरी फैमिली के लिए एक लंच का आयोजन करता है, क्योंकि अब पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई है। हालांकि स्टेफन वहाँ अपनी माँ मौजूद होने के कारण अपने घर चली जाती है और वह आयरिस की डायरी लेकर रिसर्च करना शुरू करती है। वह डायरी से जान पाती है कि वे किन किन चीजों से मर सकते हैं और मौत कभी उनका पीछा नहीं छोड़ती, जिनका इस दुनिया में रहना ही नहीं था। दूसरी तरफ लंच के समय एक ग्लास टूटने के बाद बॉबी के हाथ से गलती से एक कांच का टुकड़ा बर्फ के बीच गिर जाता है, यानी वह किसी सदस्य के ग्लास में जाने वाला है। उसके बाद वह अपनी बहन डार्लिन से मिलने जाती है, क्योंकि वह कई साल बाद वापस आई है। वह जानती भी है कि कैसे उनकी माँ आयरिस हमेशा उनकी मौत का डर दिखाकर रखती थी। इस कारण डार्लिन की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी और उसने अपने बच्चे स्टेफनी और चार्ली को छोटी उम्र में उनके पिता के पास छोड़कर चली गई थी। इधर स्टेफनी डायरी से अंदाजा लगा लेती है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए वह जल्दी से उन्हें फोन करने लगती है और उनके घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन बाकी सब लंच में व्यस्त होने के कारण कोई फोन नहीं उठा पाता। दूसरी तरफ हॉवर्ड तब तक अपने बच्चों के साथ जुड़ जाता है। ठीक उसी समय डार्लिन ध्यान देती है कि उनके नीचे एक तेज धार वाला यंत्र पड़ा था और वह उसे उठाकर पास रख देती है। हालांकि तब तक सारी घटना शुरू हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसे देखकर हॉवर्ड उसकी तरफ जा रहा था, तभी वह कांच का टुकड़ा जो ग्लास में गिरा था अब वह हॉवर्ड के पैर में लगने वाला है और वह तेज यंत्र जो डार्लिन ने उठाकर रखा था वह गिरकर घास काटने की मशीन चालू हो जाती है और वह मशीन सीधे हॉवर्ड के मुंह पर चढ़ जाती है, जिसके कारण वह वहीं मर जाता है। अब यहाँ से स्टेफन को आयरिस की थ्योरी पक्की हो जाती है कि आयरिस की मौत के साथ ही अब उसकी पूरी फैमिली मरना शुरू कर देगी, क्योंकि उनका तो कभी जन्म होना ही नहीं था। इसलिए स्टेफनी अपनी पूरी रिसर्च तैयार करती है और अपनी फैमिली को इकट्ठा करके उन्हें सब कुछ समझाना शुरू करती है। स्टेफन बताने लगती है कि कैसे उस टावर में आयरिस के बचाने के बाद मौत उन सारे लोगों को फिर एक एक करके मारना शुरू कर देती है, लेकिन चूंकि उन लोगों की मौत की संख्या सैकड़ों थी, इसलिए मौत हर एक तक पहुंचने में कई साल लगा देती है और तब तक कई लोगों ने बच्चे तक जन्म दे दिए थे, जिनका जन्म होता ही नहीं अगर वे टावर में मर जाते। इसलिए अब मौत उन सबको मार रही है जिनका संबंध उस टावर में मौजूद लोगों से था। और आखिर में जब आयरिस की मरने की बारी आई, वह उस केबिन में छिप गई और मौत उसके पास पहुंचने में कई साल लग गए। इसलिए उसके बाद कोई नहीं मर रहा था, लेकिन मौत अब आयरिस की मौत के बाद उनके पीछे आएगी। यह मौत क्रम से बड़े से छोटों को पकड़ेगी, यानी हॉवर्ड आयरिस का बड़ा बेटा था, तो अब हॉवर्ड की मौत के बाद उसके 3 बच्चे अपनी उम्र के अनुसार मरेंगे। सबसे पहले बड़ा बेटा एरिक, फिर जूलिया और आखिर में सबसे छोटा बॉबी। उनके बाद हॉवर्ड की छोटी बहन डार्लिन की फैमिली की बारी आएगी, जहाँ डार्लिन के बाद स्टेफनी खुद और आखिर में चार्ली। मौत का पूरा सिस्टम अब यही रहेगा। हालांकि हॉवर्ड की पत्नी ब्रेंडा और स्टेफनी के पिता ये दोनों सुरक्षित हैं, क्योंकि वे दोनों आयरिस और पॉल के ब्लड लाइन में नहीं है। स्टेफनी और बताती है कि उस डायरी में जाबी नाम के एक व्यक्ति के बारे में वह जान पाती है जो मौत को धोखा दे चुका था, इसलिए वे उसे ढूंढकर पूछ सकते हैं कि वे कैसे बचेंगे। हालांकि इस बार कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और वे कहते हैं कि स्टेफनी भी अपनी दादी की तरह पागल हो रही है। यह कहकर सब चले जाते हैं। अब उस रात जब टैटू शॉप में एरिक रोज की तरह काम कर रहा था, तो सब काम खत्म होने के बाद एरिक दुकान में अकेला रह जाता है। वह अपने पिता हॉवर्ड की याद में अपने हाथ पर टैटू बनाना शुरू करता है। इसी बीच उसे स्टेफनी का मैसेज आता है कि उसकी अगली नंबर है, इसलिए वह सतर्क रहे, लेकिन वह अपना फोन बंद कर देता है। तब यहाँ घटनाएं नीचे से ही शुरू हो जाती हैं। साउंड बॉक्स के वाइब्रेशन से एक बोतल गिर जाती है। वह जोर से उठकर खड़ा होता है, जिसके कारण चेयर जाकर अलमारी से टकराती है और एक लिक्विड की बोतल गिर जाती है। कांख क्लोज होने के कारण वहाँ से लिक्विड गिरने लगता है। पैकर के साथ चेन टकराते टकराते अंगूठा खुल जाता है और अंगूठे में लगी चेन सीधे एरिक की नाक की रिंग में अटक जाती है, जिसके कारण वह बाहर नहीं निकल पाता। दूसरी तरफ नीचे तब तक एक लैंप गिरकर आग लग जाती है। उस समय एरिक खुद चेन में लटक आता है और तभी दुकान में एक बड़ा विस्फोट होता है। अब सुबह होते ही स्टेफन अपने छोटे भाई चार्ली को जगाती है कि एरिक का फोन रात से बंद आ रहा है, इसीलिए दोनों जल्दी एरिक के घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में चार्ली को पता चलता है कि कल रात एरिक की दुकान में विस्फोट हुआ था। इससे दोनों और ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एरिक को रास्ते में स्वस्थ पा लेते हैं। वह जानता है कि कल रात विस्फोट में वह बच गया, क्योंकि भाग्य से वह लेदर जैकेट पहने था। यहाँ स्टेफन और ज्यादा भ्रमित हो जाती है कि एरिक भाग्य से
कैसे बच सकता है। सिस्टम के अनुसार तो उसकी मरने वाली थी, इसलिए वह एरिक को आगे सतर्क रहने को कहती है। स्टेफन आयरिस की डायरी से अपनी आइडिया लगाना शुरू करती है कि कैसे फुटबॉल खेल रहे बच्चों का बॉल उन्हें लग सकता है। पास में एक पेड़ पर एक ट्रिमर लटक रहा है, साथ में एक आदमी पत्तियां उड़ा रहा था, इसलिए ये सारी चीजें एरिक को मारने की कोशिश कर सकती हैं। तब तक यहाँ एरिक की छोटी बहन जूलिया भी आ जाती है, इसलिए स्टेफन एरिक को अब फिर ट्रक से दूर रहने को कहती है। तभी पीछे जूलिया जा रही थी, तब सारी पिछली चीजें इकट्ठी होकर उनके कारण जूलिया ट्रक में गिर जाती है, ठीक जैसा स्टेफन ने अनुमान लगाया था। लेकिन यह सब एरिक की जगह उसकी छोटी बहन जूलिया के साथ होता है। अब तीनों तेजी से ट्रक के पीछे दौड़ने लगते हैं ताकि जूलिया को अंदर से बाहर निकाल सकें, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते। आखिरकार जूलिया इस गार्बेज ट्रक में फंसकर मर जाती है। अब स्टेफनी रोते हुए माफी मांगती है कि उसने सिस्टम का अनुमान लगाने में गलती कर दी, लेकिन यहाँ से ब्रेंडा असली राज खोलती है। असल में एरिक जो सबसे बड़ा था वह हॉवर्ड का बेटा नहीं था। ब्रेंडा के उस समय किसी और के साथ रिलेशन चल रहा था, इसीलिए एरिक के पिता कोई और था। यह बात ब्रेंडा हॉवर्ड और एरिक सहित बाकी सबसे छुपाए रखी थी, इसलिए एरिक चूंकि अब आयरिस की ब्लड लाइन में नहीं था, इसलिए उसी हिसाब से जूलिया की बारी थी और वह मर गई। इधर एरिक अपनी जिंदगी का इतना बड़ा झटका जानकर बहुत गुस्सा हो जाता है, वह वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ अब हॉवर्ड की फैमिली में सबसे छोटा बॉबी बचा है, यानी अब मरने की बारी उसकी है। इधर अब सब स्टेफन की थ्योरी पर विश्वास करने लगते हैं, इसीलिए वे प्लान करने लगते हैं कि वे बॉबी को कैसे बचाएंगे। अब मौत सीधे उसके पीछे ही जाएगी। तभी उन्हें याद आता है कि कैसे आयरिस की डायरी में जाबी नाम के एक व्यक्ति का नाम था जो मौत से बच गया था, और चार्ली तब तक उसका पता ढूंढ लेता है। वह पास के एक अस्पताल में काम करता है, इसलिए अब वे सब वहां जाकर उसके पास इस बारे में पूछने का फैसला करते हैं। हालांकि उसका बाप कोई और था, लेकिन वह बॉबी को अभी भी अपना भाई मानता था, इसलिए वह भी उनके साथ बॉबी को बचाने जाने का फैसला करता है। सब अब अस्पताल जाकर जाबी से मिलते हैं। अब स्टेफनी उसे सब बताने के बाद जाबी प्रकट करता है कि वह कोई और नहीं बल्कि वही छोटा बच्चा था जो दुर्घटना के दिन अपनी माँ के साथ टावर गया था। वहाँ आयरिस ने उन्हें बचा लिया था, यानी असल टाइमलाइन के अनुसार आयरिस के बाद वह सबसे आखिर में मरने वाला था, लेकिन आयरिस ने मौत को अपने तक रोक रखा था। वह और बताता है कि ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि और कई लोगों के साथ हुआ है। आज तक कोई मौत को धोखा नहीं दे पाया और आज तक कोई डेथ को चीट नहीं कर पाया। वह जानता है कि उसी आयरिस के साथ मिलकर पूरी दुनिया से दूर उसने वह घर बनाया था ताकि आयरिस वहाँ सुरक्षित रह सके, लेकिन आखिरकार आयरिस को कैंसर हो गया और अब तो उसे भी कैंसर हो गया है। स्टेफन पूछती है कि तो फिर वह मौत से कैसे बचेगा। अब जाबी के अनुसार उसने अपनी पूरी जिंदगी में मौत से बचने के दो तरीके ढूंढे हैं। पहला, जिसकी मरने की बारी आएगी वह अपनी जगह किसी और को मार देगा, और फिर जिसे वह मारेगा उसकी जिंदगी वह पा जाएगा। दूसरी तरफ दूसरा रास्ता यह है कि मरने वाले को किसी तरह उसके सांस बंद होने तक मरना होगा, फिर आखिरी पल में परिवार के बाकी लोग उसे किसी तरह बचा लेंगे, फिर मौत उनके ब्लड लाइन का पीछा छोड़कर अपने अगले शिकार की तरफ चली जाएगी। अब ये सुनकर एरिक अपने भाई बॉबी को बाहर ले आता है। वे शुरुआत में सोचते भी हैं कि बॉबी को किसी और की जान ले लेनी चाहिए ताकि वे किसी और की जिंदगी पा जाए। अगर वह ऐसा किसी बच्चे के साथ भी करे तो बॉबी पूरी एक इंसान की जिंदगी पा जाएगा, लेकिन दोनों में से कोई इसके लिए राजी नहीं होता और वे दूसरा विकल्प चुनते हैं। अब चूंकि बॉबी को बचपन से नट्स एलर्जी है, इसलिए एरिक के प्लान के अनुसार वे उसे एक नट्स वाली चॉकलेट खिलाकर उसकी हालत खराब करेंगे। तब बॉबी बिल्कुल मरने जैसी हालत में होगा, और चूंकि वह अब अस्पताल में ही है इसलिए यहाँ से ही एरिक बॉबी को मरने से ठीक पहले डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी जान बचा लेगा। हालांकि अब जो मशीन से वे नट्स वाली चॉकलेट निकाल रहे थे वह अटक जाती है और दोनों जोर लगाकर उस मशीन को हिलाकर पैकेट निकालने लगते हैं, जिसके साथ एक स्प्रिंग भी बाहर आ जाता है। फिर दोनों एक MRI रूम में चले जाते हैं ताकि कोई उन्हें देख न सके। एरिक यहाँ बॉबी को सुरक्षित रहने को कहता है। वह एक व्हील चेयर लाने जाता है ताकि मरते हुए बॉबी को डॉक्टर तक ले जाने में देरी न हो, लेकिन कुछ देर बाद उनकी गलती से MRI मशीन चालू हो जाती है और यह मशीन धातु की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, यानी मौत अपना खेल खेलना शुरू कर देती है। अब बॉबी के लिए व्हील चेयर लाने के बाद एरिक उससे उसका इंजेक्शन ले लेता है ताकि एलर्जी होने के बाद इंजेक्शन न लगा सके और उनका प्लान काम करे। अब प्लान के अनुसार बॉबी वह चॉकलेट खा लेता है जिसके कारण उसकी एलर्जी शुरू हो जाती है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि पीछे MRI मशीन भी चल रही है जो अब एक एक करके सारी धातु की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगती है। चूंकि एरिक ने अपने पूरे शरीर में मेटल पियर्सिंग करवा रखी थी, इसलिए अब उसका पूरा शरीर MRI मशीन की तरफ जाने लगता है। आखिरकार व्हील चेयर उसके पास आकर लगते ही एरिक पूरी तरह MRI मशीन में फंस जाता है और कुचलकर वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ बॉबी भी अब एलर्जी में मरते मरते एरिक के हाथ से इंजेक्शन लेने जाता है और आखिरकार वह अपने शरीर में
इंजेक्शन लगा लेता है, लेकिन बाहर भी तब तक MRI मशीन का मैग्नेटिक फील्ड पहुंच गया है, जिसे देखकर एक नर्स उस रूम में देखने जाती है कि क्या हुआ है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, तभी उस मशीन का स्प्रिंग, जो गलती से एरिक और बॉबी के कारण बाहर निकल गया था, वह आकर्षित होकर सीधा बॉबी के सिर में लगता है और वह भी मर जाता है। यानी अब सिर्फ डार्लिन, स्टेफनी और चार्ली बचे हैं, जो चूंकि अगली बारी उसकी थी, इसलिए वह अपनी माँ के साथ आयरिस के केबिन में रहने चली जाएगी, जो सबसे सुरक्षित है। वहाँ मौत और कुछ नहीं कर पाएगी, और जब तक डार्लिन को कुछ नहीं होगा तब तक स्टेफन और चार्ली सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि मौत एक सिस्टम में चलती है। अब उनके पास और कोई उपाय नहीं है। वैसे भी डार्लिन अपने बच्चों के लिए पहले कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन अब वह उनकी जान बचाने के लिए जिंदगी भर उस सुरक्षित केबिन में बंद रहने को राजी है। तीनों अब लंबी ड्राइव करने के बाद आखिरकार उस केबिन में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ भी तो गेट बंद था और वहाँ बिजली के तार में करंट बह रहा था, इसलिए स्टेफनी अब अपनी गाड़ी से टकराकर गेट तोड़कर अंदर घुस जाती है। लेकिन इसी बीच उसकी सीट बेल्ट अटक जाती है और वह वहीं फंस जाती है। हालांकि अब उनकी माँ डार्लिन को सुरक्षित करना था, इसलिए चार्ली डार्लिन को लेकर जल्दी केबिन के अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ अब मौत की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है, इसलिए एक बिजली का तार छूटकर केबिन के ऊपर गिरता है, जिसके कारण अंदर स्टोव फट जाता है और बहुत बड़ा विस्फोट होता है। बाहर डार्लिन और चार्ली घायल हालत में होते हैं। साथ ही वह गाड़ी उलट जाती है, जहां स्टेफनी सीट बेल्ट में फंसी थी, वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। ठीक तभी एक हिस्सा उसके ऊपर आकर गिरता है और डार्लिन मर जाती है। दूसरी तरफ गाड़ी में स्टेफनी पानी में डूब रही थी और मरने की बारी उसकी थी, लेकिन चार्ली तेजी से दौड़कर किसी तरह आखिरी पल में उसे बाहर निकाल लेता है और उसे बचा लेता है। अब जाबी ने उन्हें पहले बताया था कि अगर कोई कुछ देर मरकर फिर जिंदा हो जाए तो मौत उनके ब्लड लाइन से आगे चली जाती है। ठीक वैसा ही स्टेफन के साथ हुआ है और दोनों खुश हैं कि वे अब बच जाएंगे। अब इस घटना के कई दिन बीत चुके हैं। दोनों भाई बहन अपने पिता के साथ अपने अतीत में जो कुछ हुआ उसे भुलाकर जिंदगी आगे बढ़ रहे हैं। आज वे साथ में चार्ली के एक दोस्त को पार्टी के लिए लेने भी गए हैं, जहां वे एक डॉक्टर को सब बताते हैं कि कैसे चार्ली ने स्टेफन को कुछ समय मरने के बाद बचा लिया था। लेकिन अब डॉक्टर उन्हें एक बहुत बड़ा राज खोलता है। वह बताता है कि स्टेफन तो कभी मरी ही नहीं थी। मेडिकल साइंस के अनुसार वह सिर्फ बेहोश हुई थी, यानी मौत अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ी है। और तभी पीछे से एक महिला के हाथ से एक सिक्का गिरता गिरता सीधा एक रेलवे ट्रैक के बीच में जाकर अटक जाता है, जिसके कारण ट्रेन अब ट्रैक से उतरकर स्टेफनी और चार्ली के पीछे जाने लगती है। आखिरकार उनके दोनों के दौड़कर भागने के बावजूद वे दोनों ट्रेन के नीचे कुचलकर मर जाते हैं। यानी मौत को कोई धोखा नहीं दे सकता। और यहीं इस दर्दनाक परिणति के साथ ये पूरी मूवी यहाँ खत्म होती है। तो मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा रहा कमेंट में बताना न भूलें, और ऐसे मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब अच्छे रहें। अल्लाह हाफिज।